हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष मालवीय अनवेरा ऑनलाइन स्कूल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे क्लास 11 की एग्रीकल्चर बायो के बारे में, जिसमें अपना लेसन चल रहा था जो 10वां लेसन है कृषि महत्व के जीव जंतु। ये हमारे इस लेसन का चौथा पार्ट है। ठीक है, पिछले पार्ट में अपन ने दीमक के बारे में पढ़ा था। ठीक है, पिछले लेसन में हमने दीमक और लाख कीट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज अपन नया जंतु लेके स्टार्ट करते हैं, टिड्डा या फड़का। बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि आने वाली क्लास 12 में ही इसका डिसेक्शन है। ठीक है, प्रैक्टिकल चीजें हैं इसकी, तो अपन को इसके बेसिक जो नॉलेज अभी अच्छे से प्राप्त कर लेना चाहिए। देखिए, शुरू करते हैं अपन। टिड्डा या फड़का हमारा आज टिड्डा या फड़का कहते हैं इसको। ठीक है, टिड्डा या फड़का। टिड्डा या फड़का, इसका वर्ग इंसेक्टा। वर्ग कौन सा? इंसेक्टा, जिसमें सभी कीट आते हैं। ठीक है, गण है आर्थ्रोपोडा और कुल है एक्केरियडी। गण आर्थ्रोपोडा है और कुल एक्केरियडी है। ठीक है, इसका वर्ग इंसेक्टा, वर्ग इंसेक्टा, गण आर्थ्रोपोडा। ठीक है, और कुल है वर्ग इंसेक्टा, गण आर्थ्रोपोडा और कुल है एक्केरियडी। एक्केरियडी, ये इसका कुल है। तो ये तो हो गया इसका वर्गीकरण। ठीक है, सवाल पूछ ले 1 नंबर में कि फड़का या टिड्डा, टिड्डा या फड़का किस कुल का जंतु है, किस गण का है, किस संघ का है, किस वर्ग का है। ठीक है, ये अब इसके परपोषी पौधे कौन से हैं, अर्थात ये किन पौधों को खा के जीवित रहता है। परपोषी पौधे कौन कौन से हैं? देखिए, परपोषी पौधे ये कपास, मक्का, बाजरा, ज्वार, धान, गन्ना आदि को खाकर जीवित रहता है। एक कपास, मक्का, बाजरा, ज्वार, धान, जौ, गन्ना आदि, ये इसके पोषक पौधे हैं जिनको ये खाकर जीवित रहता है। ठीक है, फिर हानि क्या है इससे? देखिए, हानि क्या है? इसके जो अबरक होते हैं, ठीक है, इसके जो अबरक फसलों के उगते हुए कोमल पत्तों को खाते हैं। कोमल पत्तों को खाते हैं। इसके अबरक पौधे के उगते हुए कोमल पत्तों को खाते हैं। कोमल पत्तों को खाते हैं। अगला, ठीक है, ये वयस्क, इसका जो अबरक था वो तो क्या करता है कि कोमल पत्तों को खाता है। वयस्क बड़े पौधे के तने व पत्तियों को अपना भोजन बनाते हैं। जो बड़े पौधे होते हैं उनकी तने व पत्तियों को वयस्क, इनका वयस्क भोजन बनाता है। इसका
वयस्क बड़े पौधे के तने व पत्तियों को अपना भोजन बनाते हैं। फिर राजस्थान में मक्का, बाजरा, जवार की पूरी पत्तियां को ही ये खा जाते हैं। राजस्थान के अंदर जवार, मक्का, बाजरा इनकी सारी पत्तियों को ही खा जाते हैं टिड्डा और फड़का। राजस्थान में जवार, मक्का, बाजरा की पूरी पत्तियों को ही खा जाते हैं। पूरी पत्तियों को ही क्या करते हैं, ये खा जाते हैं, पूरी पत्तियों को खा जाते हैं। नेक्स्ट है आकारिकी, अर्थात इसका आकार कैसा होता है। आकारिकी, आकार क्या होता है इसका, अर्थात इसकी शारीरिक संरचना कैसी होती है। ठीक है, ये हल्का हरा पीला रंग का होता है। ठीक है, ये हल्का हरा या पीला हरा नीचे की सतह पर काले रंग का होता है। यह हल्का हरा या पीला हरा होता है तथा नीचे की सतह पर भूरे काले रंग का होता है। आगे देखें, वयस्क मादा जो होती है वो 34 से 55 मिलीमीटर लंबा और वयस्क जो नर होता है वो 28 से 40 मिलीमीटर लंबा होता है। अर्थात मादा ज्यादा लंबी होती है और नर कम लंबा होता है। वयस्क मादा 34 से 55 मिलीमीटर लंबी तथा वयस्क नर 28 से 40 मिलीमीटर लंबा होता है। क्या होता है, लंबा होता है। ठीक है, सिर नीचे की तरफ मुड़ा हुआ होता है। इसका सर आगे से क्या होता है, नीचे की तरफ मुड़ा हुआ होता है और दो बड़े बड़े नेत्र आंखें पाई जाती हैं। दो बड़े बड़े नेत्र व आंखें पाई जाती हैं। इसका जो सिर नीचे की तरफ मुड़ा हुआ व दो बड़ी बड़ी आंखें पाई जाती है। सिर नीचे की तरफ मुड़ा हुआ और दो बड़ी बड़ी आंखें पाई जाती हैं। ठीक है, इसका धागाकार श्रृंगिकाएं उपस्थित होती है। इसके सर के ऊपर धागाकार श्रृंगिकाएं या जो एंटीने होते हैं वो उपस्थित होते हैं। वक्ष के दोनों तरफ काले निशान पाए जाते हैं। इसका जो वक्ष होता है उसके एक तरफ और इस तरफ दोनों तरफ क्या होता है, काले निशान पाए जाते हैं।
धागाकार, धागाकार श्रृंगिकाएं पाई जाती है। इसके वक्ष के दोनों तरफ काले निशान पाए जाते हैं। ठीक है। और इसकी जो पिछली दोनों टांगे कूदने में सहायता करती है। तो पिछली दोनों टांगे होती है वो जंप, ऊपर की तरफ जंप करने में इनको सहायता करती है। ठीक है। इनका जीवन चक्र देखिए। अब ये तो हो गए इनकी आकारिकी शरीर के बारे में कुछ बातें। अब पढ़ते हैं अपन इसका जीवन चक्र। जीवन चक्र देखिए, जीवन चक्र में क्या होता है। इसका जो अंडा होता है, सॉरी मादा होती है, वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच, अक्टूबर से दिसंबर में 3 से 5 सेंटीमीटर गहराई पर जमीन में अंडफली गाड़ देती है। ठीक है। मादा अक्टूबर से दिसंबर में अक्टूबर से दिसंबर में 3 से 5 सेंटीमीटर गहराई में, सेंटीमीटर जमीन की गहराई में कर लेते हैं ताकि पता रहे कौन सी गहराई, जमीन की गहराई में अंडफली गाड़ देती है। अंडफली जिसमें कई सारे क्या होते हैं, अंडे होते हैं। कई सारे क्या पाए जाते हैं, अंडे पाए जाते हैं। ठीक है। एक अंडफली में लगभग 30 से 50 अंडे होते हैं और ये अंडे पीले रंग के होते हैं। एक अंडफली में 30 से 50 पीले रंग के अंडे होते हैं। पीले रंग के क्या होते हैं, अंडे होते हैं। अगला, अंडे से गोंद जैसे पदार्थ से आवृत होता है। ये अंडे क्या होते हैं, गोंद जैसे पदार्थ से आवृत होते हैं। अर्थात इन अंडों के चारों तरफ गोंद जैसा पदार्थ होता है जो सूखने पर जल निरोधी कह सकते हैं, निरोधी परत बन जाता है। जल निरोधी परत का मतलब सूखने के बाद ये एक ऐसी परत बन जाती है जिसके आर पार जल नहीं जा पाता। ठीक है। अंडे गोंद जैसी संरचना से आवृत, गोंद जैसी संरचना से आवृत होते हैं जो सूखने पर जो क्या होता है, सूखने पर
जल निरोधी परत बन जाती है। सूखने पर ये जल निरोधी परत बन जाती है। ठीक है। अंडे वर्षा ऋतु पर तक निष्क्रिय पड़े रहते हैं। ये अंडे अक्टूबर दिसंबर में जो अंडे दे दिए हैं, उसके बाद जो वर्षा ऋतु आती है जुलाई तक, जून जुलाई तक, तब तक क्या पड़े रहते हैं? निष्क्रिय पड़े रहते हैं। अंडे वर्षा ऋतु तक निष्क्रिय पड़े रहते हैं। वर्षा ऋतु तक निष्क्रिय पड़े रहते हैं। जमीन के अंदर अंडफली में क्या होते हैं? वर्षा ऋतु तक निष्क्रिय पड़े रहते हैं। अंडों से अर्भक बाहर निकलता है। लार्वा जो अवस्था होती है, ठीक है, अर्भक जिसे लट कहते हैं अपन नॉर्मल भाषा में, वो बाहर निकलती है। तो अंडों से अर्भक बाहर निकलकर 1 से 3 दिन में प्रजनन करना शुरू कर देती है। आज अंडे से बाहर निकली, 3 दिन में तो इतनी विकसित हो जाती है कि वो खुद प्रजनन क्रिया करके अंडे देने जैसा हो जाती है। अंडों से अर्भक बाहर निकलकर 1 से 3 दिन में प्रजनन करना शुरू कर देती है। अंडों से अर्भक बाहर निकलकर 1 से 3 दिन में प्रजनन क्रिया करना क्या कर देती है? शुरू कर देती है। बाहर निकलती है, प्रजनन क्रिया स्टार्ट, बाहर निकलती है, प्रजनन क्रिया स्टार्ट हो जाती है। ठीक। फिर जीवन काल इसका 1 से 6 माह तक होता है और वर्ष में 1 पीढ़ी आती है इनकी। ठीक है। हम देखते हैं अगर कोई फड़का टिड्डा, ठीक है, जो आता है वो एक झुंड में ही आता है और जहां बैठता है उसके पूरे खेत को चट कर देता है। ये वर्ष में हमें 1 बार ही देखने को मिलता है। ठीक है। तो इसका जीवन काल 1 से 6 माह, जीवन काल क्या होता है? 1 से 6 माह तक का, तथा वर्ष में 1 पीढ़ी होती है। वर्ष में 1 पीढ़ी होती है। वर्ष में इनकी क्या होती है? सिर्फ 1 पीढ़ी होती है। अब इसके नियंत्रण के उपाय अपन देखते हैं। उससे पहले इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले आप। नियंत्रण के उपाय क्या है कि फड़का टिड्डा को अपन कैसे नियंत्रण कर सकते हैं? कैसे नियंत्रण कर सकते हैं अभी बताते थे। और ये नियंत्रण के उपाय अगर मैं आपको बताऊंगा तो टिड्डा फड़का जिसको पता नहीं है, अब तक जिसको पता ही नहीं चला है कि टिड्डा फड़का क्या होता है, वो भी पता चल जाएगा। क्योंकि जिनके खेत है उनके ये आती ही आती है और उनको भगाने के लिए ये सब उपाय किए जाते हैं। कौन कौन से उपाय है देखिए। नियंत्रण के उपाय, नियंत्रण के उपाय, इन अर्भक या वयस्क को जाली द्वारा पकड़कर एकत्र करके इकट्ठे करके नष्ट कर देना चाहिए। ठीक है। अर्भक या
वयस्क अर्भक तथा वयस्क को जाली द्वारा एकत्र करके नष्ट कर देना चाहिए। अर्भक तथा वयस्क को जाली द्वारा एकत्र करके क्या कर देना चाहिए, नष्ट अपन को कर देना चाहिए। फसल की कटाई के बाद गहरी जुताई करनी चाहिए। तो नॉर्मल क्या है तरीके हैं सबके, फसल की कटाई के बाद गहरी जुताई कर देनी चाहिए। क्या कर देनी चाहिए, गहरी जुताई कर देनी चाहिए। नेक्स्ट अगला है, ठीक है, यदि टिड्डों की संख्या 20 प्रति वर्ग मीटर हो तो कार्बोरिल, अगर टिड्डों की संख्या 20 प्रति वर्ग मीटर हमारे खेत में बैठ गई है तो कार्बोरिल या मोनोक्रोटोफॉस का 0.5 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टर की दर से छिड़काव करना चाहिए। यदि टिड्डे की संख्या 20 प्रति वर्ग मीटर हो, 20 प्रति वर्ग मीटर हो तो कार्बोरिल या मोनोक्रोटोफॉस का 0.5 किलोग्राम प्रति हेक्टर 0.5 किलोग्राम सक्रिय तत्व का छिड़काव करना चाहिए। मिथाइल पैराथियन चूर्ण का छिड़काव करना चाहिए, ठीक है। मिथाइल पैराथियन चूर्ण का छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा लोकल हम देखते हैं कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, ठीक है, जैसे टिड्डी आती है, ढोल नगाड़ा क्या क्या बजाने बजाता है, ये सब बजाते हैं। यहाँ हमारा टिड्डा प्रकार जो भी पूरा हुआ। अब है सांप। अब सांप के बारे में अपन थोड़ी चर्चा करते हैं, पढ़ते हैं। सांप क्या होते हैं? ये विश्व में सर्वव्यापी है, ठीक है। विश्व में इसकी 2500 प्रजातियां पाई जाती है। पूरे दुनिया में लगभग आज के समय ज्ञात प्रजातियां हैं वो 2500 है उसकी, अर्थात 2500 प्रकार के तो सांप पाए जाते हैं, ठीक है। भारत में 216 प्रजातियां हैं, जिसमें से 216 में से 52 तो जहरीली है। 52 तो जहरीली है, अर्थात जहरीली तो सिर्फ 52 है। बाकी 164 जो प्रजातियां हैं वो जहरीली नहीं है, ठीक है। तो देखिए सांप के बारे में चर्चा करते हैं अपन। सांप या सर्प, स्नेक, ये विश्वव्यापी है, सब जगह पाए जाते हैं, ठीक है।
सॉरी सब जगह तो नहीं पाए जाते, विश्व में इसकी 2500 प्रजातियां हैं। विश्व में इसकी कितनी प्रजातियां हैं? 2500 प्रजातियां हैं। ठीक है। दूसरी चीज, भारत में इसकी 216 प्रजातियां हैं, जिसमें कितनी 52 विषैली या जहरीली होती विषैली या जहरीली होती है। सर्प काटने के कारण अधिकतर मौतें केवल डर से होती है। सांप का, हर एक सांप काटने से मौत नहीं होती, लेकिन भारत में ऐसा पाया जाता है सांप काटा जाता है, मृत्यु हो जाती है। तो सांप के काटने से मृत्यु नहीं होती है, सांप काटने के बाद जो हमें डर लगता है, उस डर के कारण मृत्यु होती है। सर्प काटने के कारण अधिकतर मौतें केवल डर से होती है। अधिकतर मौतें केवल क्या होती है? डर से होती हैं। डरने से वो मौत, उनके बीपी, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, जिससे कई कार्डियक अटैक अर्थात हार्ट अटैक ऐसी कई बीमारी हो जाती है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है, वो मर जाते हैं। ज्यादातर सांप जो विषैले होते ही नहीं है, तो उनका डंक, उनके जहर कैसे चढ़ेगा? ठीक है। तो ज्यादातर सांप काटने के बाद जो डर जाता है, वह व्यक्ति लगभग मृत्यु हो जाती है। ठीक है। जो मीठे पानी के सांप होते हैं वो तो विषहीन होते हैं, जबकि समुद्री सर्प विषैले होते हैं। ठीक है। ज्यादातर, अधिकतर मीठे पानी के सर्प विषहीन तथा समुद्री सर्प विषैले होते हैं, विषैले होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगला है हमारा कि आदिवासी होते हैं, जो कालबेलिया होते हैं, जंगली प्रजातियों द्वारा ये खाए जाते हैं। वो सांपों को खाते हैं। ठीक है। अब जहरीले नहीं होते तभी तो खाते हैं। अगर वो जहरीले होते सभी सांप, तो क्या होता? तो वो भी, उनकी भी तो मृत्यु हो जाती, लेकिन ऐसा होता नहीं है, जहरीले होते नहीं। ठीक है। तो आदिवासी, कालबेलिया, व जंगली प्रजातियों द्वारा खाए जाते हैं। ये जंगली प्रजातियों द्वारा क्या किया जाते हैं? खाए जाते हैं। जंगल की प्रजातियों द्वारा ये खाए जाते हैं। नेक्स्ट, इसकी जो चमड़ी होती है, अर्थात सांप की जो त्वचा होती है, चमड़ी से जूते बनाए जाते हैं। ठीक है। चप्पल, पर्स, बेल्ट बनाए जाते हैं। इसकी चमड़ी से जूते, चप्पल, पर्स, बेल्ट बनाए
जाते हैं। इसकी चमड़ी से जूते, पर्स, बेल्ट बनाए जाते हैं। ठीक है, ये चूहे के परपक्षी है। यह चूहे के परपक्षी है। सांप चूहों को खाते हैं। ये चूहे के परभक्षी हैं, चूहे को खाते हैं। ठीक है, चूहे को ये खाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है देखिए, अगली जो इसके लिए इंपॉर्टेंट खास बात है, सर्प आकारिकी क्षेत्र, जो सर्प होते हैं वो आर्कटिक क्षेत्र, आयरलैंड, न्यूजीलैंड के अलावा संपूर्ण विश्व में पाए जाते हैं। अर्थात आर्कटिक क्षेत्र, न्यूजीलैंड और आयरलैंड, यहां पर सांप नहीं पाए जाते। सर्प आर्कटिक क्षेत्र, न्यूजीलैंड, आयरलैंड। सर्प आर्कटिक क्षेत्र, न्यूजीलैंड, आयरलैंड के अलावा संपूर्ण विश्व में पाए जाते हैं। संपूर्ण विश्व में ये पाए जाते हैं, सब जगह पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, इनका जो भोजन होता है वो कीट, चूहे, गिलहरी, पक्षी, उनके अंडे, बच्चे आदि। ठीक है, इनका भोजन कीट, चूहे, जो गिलहरी आती हैं वो, तथा पक्षी व इनके अंडे, बच्चे आदि होते हैं। अर्थात ये इनको भी खाती है, इनके अंडों को भी खाती है, इनके बच्चों को भी खाता है सांप। ठीक है, अब देखिए अजगर। अब भारत के कुछ विषहीन सांप भी हैं जो भारत में पाए जाते हैं, जैसे अजगर, दुमुही, बोआ, अजगर, दुमुही, बोआ, अजगर, दुमुही, बोआ। ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्टर, परिसजानी, कॉन्स्ट्रिक्टर, परिसजानी, ठीक है, धामन, नेट्रिक्स, पिस्केटर, धामन, नेट्रिक्स, पिस्केटर, धामन, नेट्रिक्स, पिस्केटर, टायस म्यूकोसस, आदि भारत के विषहीन सर्प हैं। आदि भारत के क्या है? विषहीन सांप है, विषहीन सर्प है।
इनमें जहर नहीं पाया जाता, ये भारत के वो सांप है। ठीक है, आगे है पक्षी के बारे में। ठीक है, पक्षियों की अपन चर्चा कर लें थोड़ी। पक्षियों के बारे में अगर अपन थोड़ी सी चर्चा करें तो एक बार पहले इसका स्क्रीनशॉट लें आप, बाद में देखिए कृषि महत्व के जो पक्षी होते हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, कुछ पक्षी तो फसलों को हानि पहुंचाते हैं, कुछ तो फसलों को हानि पहुंचाते हैं। ठीक है, और पहुंचाने वाले होते हैं, और कुछ क्या करते हैं, लाभ पहुंचाते हैं। जैसे वो कैसे लाभ पहुंचाते हैं, जो फसलों को हानि पहुंचाने वाले कीट होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको ये खाते हैं। ठीक है, कौन खाते हैं, पक्षी खाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या करते हैं, उनको लाभ पहुंचाते हैं। ठीक है, ये परोक्ष रूप से लाभ पहुंचाते हैं। ठीक है, अब कौन खाता है, जैसे घरेलू जो चिड़िया होती हैं, जिसे पेस्ट, घरेलू चिड़िया, घरेलू चिड़िया होती है। अब घरेलू चिड़िया क्या होती है भाई, घरेलू चिड़िया जो हमारे घरों में आती है। ठीक है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, पैसर डोमेस्टिकस, पैसर डोमेस्टिकस, ये इसका वैज्ञानिक नाम, पैसर डोमेस्टिकस। ठीक है, फिर बया, ये हमें लाभ पहुंचाने वाले पक्षी हैं जो अन्य कीटों को खाते हैं। ठीक है, बया जिसका वैज्ञानिक नाम है प्लोसियस फिलिपाइनस, प्लोसियस फिलिपाइनस। ठीक है, फ्लोसियस फिलिपाइनस। नेक्स्ट अगला है कबूतर कोलंबा लेविया। कबूतर जो हमारे आता है उसको अपन वैज्ञानिक नाम का क्या है, कोलंबा लेविया। ठीक है, कोलंबा लेविया। ठीक है, तोता सिटेकुला क्रेमरी, तोता का वैज्ञानिक नाम है, तोता का वैज्ञानिक नाम है सिटेकुला क्रेमरी। एक इसका वैज्ञानिक नाम है, तोते का वैज्ञानिक नाम क्रेसरी हो गया, केसरी तो मूवी है, क्रेमरी। मैंने ये 4 वैज्ञानिक नाम लिखे हैं, क्या मैंने ये वैज्ञानिक नाम सबके सही है, बता सकता है? ये मैंने जो चारों ही नाम लिखे हैं वो गलत है। ठीक है, चारों ही नाम गलत है। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिक नाम को तिरछी रेखा में लिखी जाने वाली, तिरछी लिखे जाने वाली लिपि में लिखा जाता है। ये हमने नामकरण में पढ़ा था। ठीक है, वर्गीकरण जब अपन पढ़ रहे थे नामकरण में अपन ने पढ़ा कि तिरछी में लिखा जाता है। लेकिन भाई अब तिरछे ऐसे कैसे लिखे हैं अपन, ये ऐसे, ये चिड़िया लिखने में इतना टाइम लगेगा तो पूरी किताब अपन कब लिखेंगे अपन। ठीक है, तो उसके लिए एक इलाज बताया गया था कि अपनी भाषा में लिखने पर, अपनी भाषा मतलब हिंदी में, इंग्लिश में लिखने पर वैज्ञानिक नाम को तिरछे अक्षरों में नहीं लिखे, लेकिन इसके नीचे क्या किया जाए, अगर अंडरलाइन किया जाए, पैसर डोमेस्टिकस। अब ये एकदम राइट वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, प्लोसियस फिलिपाइनस, ये अब राइट वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, कोलंबा लेविया, ये भी अब एक राइट वैज्ञानिक नाम। ठीक है, सिटेकुला क्रेमरी, अब ये राइट वैज्ञानिक
नाम है। ठीक है, तो ये सिंपल सी छोटी सी बात है, लेकिन इतनी छोटी नहीं है। इसको यहीं पर तो आपका कॉपी चेक करने वाला जो टीचर होता है वो आपकी बुद्धिमत्ता को, आपकी इंटेलिजेंस को देखता है, क्योंकि नाम तो आपको सही लिखा है, घरेलू चिड़िया का वैज्ञानिक नाम पैसा डोमेस्टिकस, लेकिन नीचे अंडरलाइन नहीं किएगा। बच्चे को याद है लेकिन नॉलेज नहीं है उस चीज का कि वैज्ञानिक नाम के नियमों का नॉलेज नहीं है लिखने, ये सीधा वो बोल देगा। ठीक है, तो ये कुछ लाभ पहुंचाने वाली पक्षी होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे को परोक्ष रूप से लाभ पहुंचाते हैं। कैसे? कीटों को खाकर, हानिकारक जो कीटों को खाकर। अब कुछ पक्षी होते हैं वो परागण क्रिया में सहायक होते हैं। ठीक है, कुछ एक फसलों को हानि भी पहुंचाते हैं उनके फलों सब्जियों को खाकर। ठीक है, जैसे कौवा, मैना, बगुला, नीलकंठ, हुप्पी, कंठ फोड़वा, फसलों के ये हानिकारक जीव की कीटों को खाते हैं, ये भी हानिकारक कीटों को खाते हैं। ठीक है, उल्लू क्या करता है? उल्लू घरेलू चूहों को खाता है। ठीक है, उल्लू अगर हमारे यहाँ आसपास कहीं हो, नाइट में बाहर निकलते हो, वो चूहों को पकड़कर खा जाते हैं। ठीक है, अब इनका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है वो अपन आने वाली क्लास में देखेंगे। पक्षी के बारे में अच्छे से लिखेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट लें आप इसका। तो आज हमने दीमक या फड़का, दीमक तो कल पढ़ा था, फड़का या टिड्डा के बारे में पढ़ा और सांप के बारे में अच्छे से पढ़ा। ठीक है, मिलते हैं, उम्मीद करता हूं जो भी आज अपन ने पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखें, अनावश्यक रूप से बाहर ना घूमें। क्यों? इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है, क्योंकि अगर बाहर आप किसी काम से भी जा रहे हो, कुछ लेने भी जा रहे हो, तो क्या वापस घर में आते समय जो लेने गए थे वही लेके आ रहे हो घर में, या फिर अपने साथ एक ऐसी बीमारी लेके आ रहे हो, ऐसा वायरस लेके आ रहे हो जो आपकी पूरी फैमिली को मुश्किल में डाल दे, उसकी तबीयत को खराब कर दे। तो ध्यान रखें, बाहर जाएं, अनावश्यक रूप से ना जाएं, जहां जरूरत हो वहां जाएं, जहां अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखें। बाहर जाए तब मास्क लगाएं। ठीक है, अच्छे से इधर उधर की अनावश्यक रूप की चीजों को टच भी नहीं करना है। ठीक है, और वापस आते ही अपने आप को सैनिटाइज करना है, अच्छे से हाथ वगैरह सब धो के। ठीक है, मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।